लेते हैं। तो आज हम देखने वाले एंशिएंट इंडिया से पूछे जाने वाले 3 मार्कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, खारवेल। तो खारवेल कौन था? तो खारवेल के जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे वो है, पहला ये चेदी वंश का शासक था। दूसरा, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। तीसरा, इसका विशेष क्या है, इसने कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करवाई जो हम लिख कर आएंगे? तो इसने निर्माण करवाया भुवनेश्वर मंदिर का और उदयगिरी गुफा का निर्माण इसने करवाया। और एक अगर आप यहाँ खाली जगह बची हुई तो यहाँ पर लिख के आओगे ये जैन अनुयायी था। अगला 3 मार्कर देखते हैं। अगला 3 मार्कर देखते हैं कि सातवाहन शासक जो था हाल के बारे में देख लेते हैं। तो हाल क्या था? हाल जो था सातवाहन शासक था और ये साहित्यकार भी था। तो ऐसे शॉर्ट लिख कर आएंगे, सातवाहन शासक / साहित्यकार। इसकी फेमस रचना कौन सी थी? तो इसकी फेमस रचना थी गाथा सप्तशती। और हाल का क्षेत्र कहाँ पर शासन किया इसने? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। अगला है सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम भी सातवाहन शासक था। इसका क्षेत्र कहाँ था? तो इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। और इसका सातकर्णी प्रथम का अन्य नाम था कृष्णपुत्र। और इसने एक विशेष क्या करा, मतलब जिसके लिए इसे जाना जाता है, तो इसने भूमि अनुदान प्रारंभ करवाया था। मतलब सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने चालू करी थी। आगे देख लेते हैं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला पॉइंट लिखेंगे संस्थापक के बारे में। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। और सातवाहन की राजधानी कहाँ पर थी? तो प्रतिष्ठान थी। अब विशेष में लिखेंगे, विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इन्होंने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ करी। इन्होंने शीशे के सिक्के ढालना सबसे पहले चालू करा भारत के अंदर। किसने? तो सातवाहन ने करा था। फिर अगला पॉइंट, ये मात्र सत्तात्मक शासक थे सातवाहन, है ना। और फिर उनका निर्माण क्या इंपॉर्टेंट निर्माण थे? एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा का निर्माण एलोरा में जो था सातवाहन शासकों ने करवाया था। अगला देखते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, 3 मार्कर जो है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। ये भारत का प्रथम प्रशस्ति अभिलेख है। प्रशस्ति मतलब ये समझो कि किसी की बड़ाई में लिखा गया अभिलेख, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? दूसरा पॉइंट, तो ये खारवेल जो शासक है उससे संबंधित है। इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? तो यवन आक्रमण, सातकर्णी पर विजय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, या इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। अगर ये पूछ लेगा भैया गिरनार अभिलेख पे 3 मार्कर लिखिए, तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो गिरनार अभिलेख है। दूसरा, स्थिति कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। तीसरा पॉइंट, लेखक कौन है? तो लेखक रुद्रदमन है। अब आपको बहुत शॉर्ट लिख कर आना है 3 मार्कर में, क्योंकि बहुत कम शब्दों में आंसर लिखना है आपको। और तीसरा फेमस क्या है? उल्लेख। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? सातकर्णी पर विजयों की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। अगला 3 मार्कर जो है रुद्रदमन 3 मार्कर। तो ये कहाँ पर था? इसका कदरमक वंश का शासक था रुद्रदमन। क्षेत्र कहाँ था? तो क्षेत्र गुजरात। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार और जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। अगला वंश देखते हैं कर्ण वंश। तो कर्ण वंश के बारे में 3 मार्कर में लिखेंगे। पहला संस्थापक, तो ये कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। दूसरा, अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। तीसरा, सिमुक ने कर्ण वंश को हराकर सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। ये 3 पॉइंट लिख कर आएंगे अपन कर्ण वंश के बाद। अगला देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो पहला पॉइंट लिख के आएंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पहला पॉइंट लिखेंगे शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। दूसरा लिखेंगे इसकी राजधानी विदिशा थी। इसने निर्माण क्या करवाया? तीसरा पॉइंट विशेष में जाएगा। तो इसने भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया जो सतना में स्थित है ना। और ये बृहदत्त मिलांडर को इसने हराया था। आगे देखते हैं शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक, सबसे पहले अगर कोई वंश पूछते तो आप उसका संस्थापक लिखो। अगर आप उसका टाइम पीरियड याद है कि इस टाइम पीरियड पर इसका शासनकाल रहा तो वो लिख सकते हो। दूसरा लिखोगे इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र या विदिशा थी। और स्त्रोत इसके शुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती? तो महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है, पतंजलि का महाभारत। समाहर्ता प्रशासनिक अधिकारी है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? इसका कार्य क्या था? तो ये कर निर्धारण करता था कितना % टैक्स लगना चाहिए। और तीसरा, वर्तमान से जोड़ देंगे तो ये वर्तमान वित्त मंत्री के समान है। आगे देखते हैं सीताध्यक्ष, ये भी प्रशासनिक अधिकारी था। तो मौर्यकालीन अधिकारी, पहला पॉइंट। जब भी कोई ऐसी अधिकारी संबंधित आए तो आप उसका टाइम पीरियड लिख कर आओ। दूसरा है कार्य। तो इसका कार्य क्या था? तो राजकीय भूमि पर कृषि प्रबंधन करना।
फिर एक और 3 मार्कर मैं बता देता हूँ जो वन लाइनर में आएगा। उदक भाग क्या था? तो उदक भाग मौर्यकालीन एक सिंचाई कर था। आगे बढ़ते हैं। हिरण्यकर, जो हिरण्यकर है ये प्राचीन भारतीय कर था। ये किस पर लगता? तो कृषि पर लगता था और नकदी के रूप में लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। रुमनदेही या लुम्बिनी अभिलेख, ये 3 मार्कर में पूछ सकता है। तो पहला पॉइंट लिख के रहोगे आप, ये मौर्यकालीन आर्थिक अभिलेख है। दूसरा, इसकी स्थिति कहाँ पर? तो स्थिति इसकी नेपाल में। तीसरा पॉइंट हमेशा कुछ स्पेसिफिक लिख कर आना जो बहुत अलग हो। तो ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है, इसकी बहुत बड़ी जानकारी जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख है, तीसरा पॉइंट लिखोगे। और यहाँ पर खाली जगह में आप लिख कर आ सकते हो कि ये करारोपण से संबंधित अभिलेख है। अगला देख लेते हैं राजुक। तो राजुक क्या है? मौर्यकालीन प्रशासनिक पद, हमने इसको बता दिया कि राजुक क्या है। दूसरा, इसका कार्य क्या है? तो कार्य ग्रामीण जनपद की देखभाल करना। तीसरा, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? अशोक के तीसरे अभिलेख में हमें राजुक का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं चक्र। चक्र क्या है? तो ये मौर्यकालीन प्रशासनिक विभाजन है ना, साम्राज्य का 4 प्रांतों में विभाजन। ऐसा समझ लो ये पूरा देश है, इसको ये एक स्टेट, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इस तरीके से विभाजन कर दिया। प्रणेता कौन था? चंद्रगुप्त ने इसको चालू करा था। फिर अगला प्रशासनिक अधिकारी तीर्थ, पर वो पूछ लेगा तीर्थ क्या था? तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शीर्षस्थ अधिकारी, इनकी टोटल संख्या कितनी थी? तो दूसरा पॉइंट लिखने 18। उदाहरण जैसे कि कौन कौन से हो गए? तो मंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, महामात्य हो गए, इस तरीके से। अगला प्रशासनिक अधिकारी पर्ण्याध्यक्ष, तो मौर्यकालीन अधिकारी था। दूसरा क्या लिखोगे? विभाग क्या है? तो वाणिज्य विभाग था। कार्य क्या करेगा? तो कारखानों के उत्पादन में बनी वस्तुओं पर बाजार पर नियंत्रण करना। ये तीसरा पॉइंट उसकी स्पेसिफिक लिख के आओगे आप। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा, तो ये भी मौर्यकालीन तीर्थ था यह प्रशासनिक अधिकारी। इसका कार्य क्या है? तो फौजदारी न्यायाधीश था। और वर्णन कहाँ मिलेगा? अर्थशास्त्र में। हाँ, अगर आपको ये पता चल जाएगी मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी है, तो तीसरा पॉइंट अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो आप लिख कर आ जाना, इसकी जानकारी में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ से मिलती है या अर्थशास्त्र में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कुणाल, ये कुणाल क्या है? तो मौर्य वंश का शासक था, अशोक के पश्चात आया था। और आप मतलब अगर कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ लिखे ना, अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है। सिंधु नदी का युद्ध, ये पूछ लेगा वो इस तरीके से, सिंधु नदी का युद्ध। तो आप 3 मार्कर में लिख के आओगे कौन कौन के बीच हुआ था। पहला पॉइंट तो सेल्यूकस निकेटर बनाम चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ। फिर दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? परिणाम, तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, विजय हो गया। तीसरा, इसमें क्या हुआ? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया गया। इस तरीके से दोनों माने गए। आगे बढ़ते हैं कलिंग युद्ध के बारे में जो बहुत फेमस है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किस किस के बीच? लिंग राजा वर्सेस अशोक के मध्य। परिणाम क्या हुआ? हम सब जानते हैं, अशोक की विजय हो गई। इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व ये है कि इसके बाद है ना, अशोक ने धम्म घोष की घोषणा कर दी थी, हृदय परिवर्तन हो गया उसका। अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक का धम्म एक सामाजिक आचार संहिता है। आगे बढ़ते हैं अशोक के बारे में, अंतिम 3 मार्क है। तो अशोक क्या है? एक मौर्यकालीन शासक था। इसने धम्म नीति, शिलालेख और इन सब के प्रारंभ करता है। जो आजकल हम उद्घाटन में देखते हैं, तो जहाँ पर उद्घाटन होता है एक शिलालेख लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि कब कब इसकी उद्घाटन हुआ, इस तरीके की चीज़। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध इसकी फेमस है, इसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के 3 मार्कर अब मैं रोज़ अपलोड करूँगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।